Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution. My name is Sumita. In this video, we will complete the chapter Principle of Accountancy Part 2. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था. इसका फर्स्ट पार्ट क्या था? एजम्पशंस. प्रिंसिपल की शॉर्ट फॉर्म क्या है? गैप. अगर आपने लास्ट टाइम की वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, उसमें बताया था प्रिंसिपल की शॉर्ट फॉर्म है गैप. गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. एग्जाम्स में मोस्टली आपको आ जाता है व्हाट इज गैप. अगर ये क्वेश्चन आपको आया तो आपने प्रिंसिपल्स के बारे में लिख के आना है. प्रिंसिपल दो तरह के हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. इसके 3 पार्ट्स हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल. गोइंग कंसर्न क्या है कि बिजनेस चलता रहेगा लंबे समय तक. कंसिस्टेंसी की हमने एक साल जो रूल यूज़ किया है वही हम हर साल वही वाला ही करेंगे. जैसे डेप्रिसिएशन के लिए हम जो भी रूल अप्लाई करते हैं हर साल वही वाला करेंगे. एक्यूरल की जब भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको उसी टाइम बुक में लिखना है, उसे आगे अगले साल पे नहीं नहीं डालना, उसी साल उसे रिकॉर्ड करना है जब ट्रांजैक्शन हुई है तभी. तो ये थी इसके एजम्पशन. आज हम करेंगे इसके बेसिक प्रिंसिपल्स है क्या अकाउंटिंग के. तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन. इसका फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बताता है कि एंटिटी आपने पढ़ा है, एंटिटी होता है बिजनेस का नाम. कि बिजनेस का जो नाम है वो ओनर से अलग होता है. बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर. जैसे कि इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जो ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, बिजनेस उसे ट्रीटेड एज लाइबिलिटी. कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस एंड ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर अ बिजनेस. तो बिजनेस तो इससे हमें पता चलता है कि जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस से अलग आइडेंटिटी रखता है. उसके अपने अकाउंट्स अलग बनेंगे और बिजनेस के अलग बनेंगे. सेकंड प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हमने करा था सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था मनी मेजरमेंट की. बिजनेस तभी अकाउंटिंग में तभी रिकॉर्ड होगा जब वहाँ मनी इन्वॉल्व होगी. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स. जैसे ऑफिस में कोई बीमार हो गया, कोई कोई ऑफिस छोड़ के चला गया, हम इमोशनली उसको फील कर सकते हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. उसके लिए मनी ऐड होना बहुत ज़रूरी है. बिज़नेस में आग लग गई तो हम हमारी शॉप पे आग लग गई तो हम उस वो जो आग लगी है उसको मेज़र कर सकते हैं मनी में, तो उसे हम लिखेंगे अकाउंटिंग बुक में. लेकिन वैसे कोई लॉस हो गया, कोई इंसान हमें छोड़ के दूर चला गया, कहीं और चला गया, वो इमोशंस वो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ट्रांजेक्शन इवेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स. थर्ड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. ये क्या है? अकाउंटिंग पीरियड जैसे कि हमने पढ़ा है फर्स्ट एजम्पशन बिजनेस इज गोइंग ऑन, गोइंग कंसर्न. बिजनेस लंबा चलेगा तो हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिजनेस के एंड में डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस. लेकिन बिजनेस लंबा चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस? इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए बिजनेस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया. एक एक टाइम पीरियड डिवाइड कर दिया बिजनेस के लिए कि उस टाइम के बाद हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे. वो टाइम पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड. हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 31 मार्च टू 1 अप्रैल. 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है. और इस 31 मार्च को हम चेक करते हैं बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, बिजनेस की टर्नओवर क्या है. तो इसकी डेफिनेशन की लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल नोन एज अकाउंटिंग पीरियड एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है. इनकम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है. और एक पोजीशन स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, जो बिजनेस की टर्नओवर दिखाती है कि बिजनेस के पास क्या पोजीशन है, बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है. ये हमें पोजीशन स्टेटमेंट से, कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है, हमें बैलेंस शीट से पता चलती है. और बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है. ये सब हम देखते हैं 31 मार्च को. इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि अकाउंटिंग जो बुक्स है उसमें सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए. ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज इन द बिजनेस स्टेटमेंट. एग्जाम्पल कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो वो लाइबिलिटी जो हमारे लॉसेस इन फ्यूचर हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि वो होंगे. जैसे बैड डेट्स में भी वो आ भी सकते हैं पैसे और नहीं भी आ सकते, तो उन्हें हम बिजनेस में उन्हें हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, बैलेंस शीट फॉर्मेट में. तो वो किसके अंडर आता है? ये लिखना फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंडर. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शोन एज फॉर्मेट टू द बैलेंस शीट. ओके. तो फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में हमें सब कुछ डिस्क्लोज कर. इसका जो एक्सेप्शन क्या है? मटीरियलिटी प्रिंसिपल.
मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि मटेरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट आइटम हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, कि इंपॉर्टेंट आइटम्स का जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो हमें बिजनेस में लिखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को हमें बिजनेस में नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अब मटेरियल इफेक्ट जैसे हर एक बिजनेस के लिए उसका अलग अलग मटेरियल इफेक्ट होता है, हर एक बंदे के लिए एक चीज़ का अलग इफेक्ट है। जैसे अब बड़े बिजनेस में मुकेश अंबानी के लिए अगर उसके 100 रुपीज़ गुम हो गए तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक भिखारी है उसके 100 रुपये खो गए तो बहुत मैटर करते हैं। तो मटीरियलिटी मीन्स जो इम्पोर्टेंट किसके लिए क्या है वो चीज़ हमें बिजनेस में दिखानी चाहिए, सिग्निफिकेंट इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। इसका है नेक्स्ट है प्रूडेंस एंड कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि हमें ये मांग के चलना चाहिए कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो से हम नहीं बिजनेस में नहीं दिखाएंगे, लेकिन लॉसेस को हम दिखाएंगे। हम सेफ खेल के चलते हैं कि सेफ मांग के अकाउंटिंग चलते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें लॉस हुआ तो हम पहले से रेडी हो उसके लिए, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो वो हो जाए तो अच्छा है, ना हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो किसी भी कंडीशन में तो हम उसके लिए रेडी हो। बिजनेस में हमें प्रोविज़न है, हमें डाउट है कि यहाँ से लॉस हो सकता है तो उसके लिए हमें प्रोविज़न बनाते हैं कि रेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कि हमें इससे पैसे आएंगे या नहीं, ये पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, नुकसान तो नहीं होगा, उसके लिए प्रोविज़न बनाए जाते हैं। तो डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमें नहीं लिखना चाहिए बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसके अंदर यह है कि हमें सेफ रहना है। इन फ्यूचर अगर हमें लॉस भी होता है तो वी आर रेडी फॉर इट नाउ, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो उसके लिए खुशी है, लेकिन अगर नहीं होता तो हमारे बिजनेस में फिर से फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट प्रिंसिपल। एसेट्स आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। ये क्या कहता है ये वाला प्रिंसिपल कि बुक्स में जो एसेट्स हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करनी चाहिए, कि ये नहीं कि उसका मार्केट प्राइस क्या चल रही है, उसे कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करनी चाहिए, चाहे उसकी वैल्यू बढ़ रही है चाहे घट रही है, उसे कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना है। लाइक हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है, हमने उसे 10 लाख की लिया है, लेकिन 10 साल के बाद वो 1 करोड़ की हो गई, लेकिन हमने उसे कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया है बुक्स में अभी। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो कम है उसको रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएबल एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है कि एसेट्स को हम कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। आगे है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, कॉस्ट इंक्लूड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच अगेंस्ट द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, कि जब हमें उसका रिवेन्यू आया है तभी हमें उसका खर्चा दिखाना है। लाइक हमने इंश्योरेंस करवाई है 9,000 रुपये की और वो 3 साल के लिए है, उसका 3 साल के बाद बेनिफिट आना है, तो हम 3-3 हज़ार हर साल देंगे तो हमें हर साल उसका 3 हज़ार ही लेस करने हैं रिवेन्यू में से, एक साथ 9,000 नहीं लेस करने। मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर, मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर आता है कि जिस साल उसका लॉस होगा हमें उसी साल उसे माइनस करना है, उसे आगे पीछे नहीं, किसी और ईयर में हम उसे लेस नहीं करेंगे रिवेन्यू में से। उसके बाद है डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन की 2 एक्सपेक्ट है। इसे हम अपनी डेली लाइफ में भी इसे हम फील करते हैं। लाइक हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है और एसेट आती है। हमने घर के लिए फर्नीचर लिया तो हमारी एसेट ऐड होती है, एसेट अकाउंट में ऐड होता है, लेकिन जो हमारे पास से कैश जाता है हमारे कैश अकाउंट में से लेस होता है। तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे डेली लाइफ में करें चाहे बिजनेस में करें उसका डबल इफेक्ट होता है। तो अकाउंटिंग भी वही फॉलो करके चलता है डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल, कि हर बिजनेस में डुअल एक्सपेक्ट होते हैं, कि एक आता है और एक जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसी बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी दो दो उसकी उसमें भी दो दो साइड्स होती है, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ओके, तो आपको समझ आ गया डुअल एक्सपेक्ट। अब हमारा ये प्रिंसिपल है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू ये क्या कहता है कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न, कि जब इसे अर्न किया है उसे उसी टाइम पे इसे रिकॉर्ड कर लो, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो आए चाहे ना आए। जैसे हमने अगर कोई माल उधार बेचा तो हम एज ए डेटर उसे एज ए एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं उधार माल को भी, तो वो रिवेन्यू इन फ्यूचर आएगा तो हम उसे उसी टाइम हम उतनी एसेट उससे बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें रिवेन्यू को उसी साल रिकॉर्ड करना है जब उसे हमने अर्न किया है। लास्ट है
वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस, हमें हमेशा जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है उसकी एविडेंस होनी चाहिए विच आर कैपेबल, जो वेरीफाई किए जा सकते हो, जैसे इनवॉइस, बिल एटसेट्रा, हम वाउचर बनाते हैं, दैट इज आल्सो यूज फॉर एविडेंस। तो वेरीफिएबल में हमने इनवॉइस वगैरह के बारे में कि हमने ये बना के रखना है ताकि हम इसे एज एन एविडेंस यूज कर सकें इन फ्यूचर। तो ये थे इसके 11 प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो, कुछ भी गलती लगी हो या कुछ भी डाउट हो, देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स एंड प्लीज़ स्टे विद मी। थैंक यू।